इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 संसाधन एवं विकास का। हम पढ़ रहे थे पांचवा पाठ उद्योग भाग 2 प्रमुख उद्योग का वितरण। अब प्रमुख जितने भी उद्योग हैं जिससे देश चलता है, खाने का चीज हो गया, पहनने का चीज हो गया, संसाधन हो गया, चाहे जो भी इस्तेमाल करें, ये प्रमुख उद्योगों में आते हैं। अब उसका वितरण किस तरह हुआ इसके बारे में जानते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, मतलब जहां पर लोहे का सामान बनता है, स्टील का सामान बनता है। सूती वस्त्र उद्योग, जहां पर कपड़ा बनता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जहां पे मीडिया रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ हर क्षेत्र, ये प्रमुख उद्योग हैं किसी भी देश के। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। देखो, लोहा और वस्त्र ये सब पुराने हो गए। अब जो भी है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, जैसे हमें न्यूज मीडिया, टेलीकास्ट मीडिया, सर्विस मीडिया, नेटवर्किंग मीडिया, नेटवर्किंग साइट, अदर नेटवर्किंग इंडस्ट्री, बिचौलिया इंडस्ट्री, ये सब भी ज्यादा काम करने वाले हैं। अब वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, बहुत सारे देश में, वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, कपड़ा का व्यापार सबसे ज्यादा भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र मध्यवर्गीय कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। मुख्य रूप से क्या सूचना प्रौद्योगिकी मुख्य केंद्र जानेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे, हर चीज के बारे में नीचे विस्तार से जानेंगे। लोहा इस्पात उद्योग पहले यहां से जानते हैं। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषण उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य स्वसंचारण के साथ साथ लोहा अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। अब देखो, कच्चे माल क्या है, ये सब भी हर चीज का कच्चा माल चाहिए, बिना कच्चे माल का तो कुछ हो नहीं सकता। और लोहा वगैरह बन भी रहा है तो वो भी तो कच्चा माल चाहिए ना, उसको आग लगाने के लिए माल तो चाहिए कुछ का। आज तो इलेक्ट्रिक हीटर आ गया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनेगा? पानी से बनेगा, नहीं तो कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। उसके लिए भी कोयला, पत्थर, चूना वगैरह तो चाहिए ही। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, और लौह अयस्क से इस्पात निर्माण, इस प्रक्रिया के बहुत सारे चरण शामिल है। इसमें कच्चे माल को झोंक भट्टी में रखा जाता है और कच्चे माल को भट्टी में डालकर जहां यह प्रगलित होती है, मतलब वहां पर गलाया जाता है, चित्र 5.6 में दिखेगा। इसके बाद यह परिशोधित होता है, मतलब उसको एक साँचे में ढालते हैं, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। उसके बाद से वो चीज उत्पन्न हो गया जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे इस्पात कड़ा होता है, स्टील कड़ा होता है, स्टील को ही इस्पात बोलते हैं, और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। अब स्टील को देखो कितना आसानी से काटा जा सकता है, आकार दिया जा सकता है। लोहे को कितना आसानी से काट सकते हो, बहुत आसानी से, कोई भी आकार दे सकते हो। अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को
सामान्य सामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब देखो, स्टील में थोड़ा सा तांबा मिला दो, थोड़ा सा अल्मुनियम मिला दो, लोहा में थोड़ा सा इस्पात मिला दो, चाहे लोहा इस्पात बराबर बराबर कर दो, ना उसमें मूर्छा लगेगा ना ये जंग, चाहे पानी बरसे चाहे कुछ भी। अब देखो, हम ऊपर से यहाँ पर ये झोंक भट्ठी है जहां पे लोहा को गलाया जाता है, तो ये देखो लोहा को गलाया गया है, ये झोंक भट्ठी है जिसमें एकदम लोहा एकदम गरम 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 है, एक गरम वायु है नीचे को। अब देखो, ऊपर से लोहा को ले जाकर यहाँ पर डाल देना, लोहा ऐसा चूना पत्थर और कोयला इसको ऊपर से डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, भट्ठी जल रहा है, भट्ठी गर्म हो रहा है, पूरा एकदम भट्ठी गर्म है। उसके बाद से हम एक तरफ से लोहा डालेंगे, एक तरफ से निकाल लेंगे, धातु मल और प्रगल लोहा, ऐसा ही तो लोहा बनता है। अब आगे देखते हैं, इस्पात प्रातः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। मतलब लोहे और इस्पात से ही सारे मशीनरीज बने हुए हैं, जैसे में पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो, मतलब कोई भी गाड़ी अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। ये सब चीज इस्पात से ही, लोहे से ही, इस्पात से ही बना है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और चूड़ियां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से ही बनती हैं। इस्पात मतलब लोहे और स्टील से ही बनता है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। अब देखो, जो तेल जहां से निकाला जाता है वो भी चीज क्या चीज का बन रहता है, इस्पात और लोहे का। इस्पात के पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है, मतलब स्टील के ही पाइप से तेल को बहाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं, और कृषि वाले खेतीहर लोग जो भी मशीनरी यूज करते हैं वो भी इस्पात से ही बना हुआ होता है। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है, और बहुत बड़े बड़े भवनों का ढांचा भी स्टील से ही बनता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। मतलब नदियों के किनारे, चाहे कहीं भी हो, पहाड़ और नदियों के किनारे, बस। ठीक है। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थित कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। उसके बाद जो जितने भी फैक्ट्रियां बने, 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट समाप्त सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए, और उसके बाद से यह समुद्र के सपाट एरिया, मतलब जो भी रेगिस्तानी एरिया आता है वहां पे लगाना चालू करती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया है। लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता है। अब लौह अयस्क कुछ विदेशों से भी आयात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरतें हमको बढ़ गई है, यहाँ पर लिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया है और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता है, तभी हम अधिक अधिक प्रकार की लोहे बना सकते हैं। कच्ची माल हम दूसरे देश से ट्रांसपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, तब तो बनाते हैं ना। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। अब देखो, भारत में क्या है, भारत में है कि लोहा इस्पात थोड़ा सस्ता है,
कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता है, सस्ते लेबर भी मिल जाते हैं, रोड भी ठीक ठाक ही है, बाजार बाजार तो है ही, इतने लोग हैं भाई, कुछ तो कुछ खरीदेंगे ही। पहले तो हर घर में हथियार होता था, लेकिन आज हर घर में हथियार नहीं होता है, चाकू होता है सब्जी काटने के लिए। ये देखो, इसमें तो काला का मतलब जर्मनी, यूरोप, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, विश्व प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, लोहा इस्पात के क्षेत्र है, मतलब यहाँ यहाँ लोहा बनता है। भारत में देखो कहाँ पे लोहा बनता है। देखा भारत, ये अपना भारत में यहाँ पर लोहा बनता है। ये राज्य कौन सा है, झारखंड राज्य है। झारखंड के रांची में बहुत ज्यादा लोहा का इस्तेमाल, लोहा बनाया जाता है और वहां से कच्ची माल को दिया जाता है। कच्चा माल पूरे देश भर में सप्लाई होता है, जहां पर अलग अलग फैक्ट्रियां उसके बने हुए हैं। ऐसे लोहे के भंडार तो कुछ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तरफ भी है, वहां पर भी बहुत सारे चीज निकाले जाते हैं। महाराष्ट्र में भी है, कोई जगह बचा नहीं है, क्योंकि अपना हिंदुस्तान बहुत आगे है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, रावरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है। ये सारे जगह एक ही प्रदेश मतलब झारखंड राज्य में स्थित है। जो 4 राज्यों में फैले हैं वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। मैंने तो एक ही राज्य बताया, यहाँ पर दे रहा है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इतना ही एरिया में फैले हुए हैं। उसके बाद से है भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं, जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जो वहां के संसाधनों का उपयोग करके हर चीज को बनाकर दे रहे हैं। कहाँ कहाँ, भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु में। ये कुछ यहाँ इधर के भी महत्वपूर्ण संसाधन इस्पात है, मतलब लोकल एरिया जहां से कच्चा माल को लाकर माल सप्लाई किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं जमशेदपुर के बारे में। जमशेदपुर रतनलाल टाटा जो अभी हमारे बहुत ज्यादा आदर्श आदमी हैं, उनके दादाजी जमशेद जी टाटा, उन्हीं के नाम पर ही जगह का नाम पड़ा है। जमशेदपुर 1997 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। क्या, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। अब देखो, स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले ये और जमशेद जी के हाथ में चलता था। उसके बाद से जमशेद जी तो इस इन्वेस्टर थे, उनके बेटे थे, उनके बेटे का नाम नहीं याद है, दोरारजी टाटा ऐसे ही करके है। उसके बाद से वो रतनलाल टाटा। तो वो लोग पहले खुद चलाते थे, लेकिन देश आजाद हुआ तो सरकार उसमें आ गई। सरकार आ जाती है तो पता ही है, 3 13 4 24 करके पूरी झंड बना देती है उसको। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप, झारखंड में नदी है कौन सा, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम, जहां दोनों नदी मिल रहे हैं, उनके समीप साकरी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1919 लग गया उसको शुरुआत अच्छे से करने में। बाद में साकची का नाम बदलकर, जो उस जगह था साकची, उसका नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है, और जमशेदपुर जो जगह है वो सबसे ज्यादा लोहे और स्टील का केंद्र जितना भी है
सबसे सुविधाजनक जगह है तो जमशेदपुर टाटा है। राजस्थान सॉरी झारखंड के जमशेदपुर एरिया। कभी जाओ फैक्ट्री देखो, करीबन 9 किलोमीटर में फैला हुआ है, 9 किलोमीटर का कॉरिडोर है उसका। घूमते घूमते तुम्हारा करीबन 7-8 दिन लग जाएगा, फिर भी कंपनी घूम नहीं पाओगे, इतना बड़ा है। संसाधन एवं विकास बुक का नाम ये देख लो इधर पे, टाटा इस्पात कार्य, इतना दूर में टाटा का कंपनी है। ये इधर है गोल्फ कोर्स और ये सहकारी, ये सब का नाम बदलकर जमशेदपुर टाटा जमशेदपुर रख दिया गया, इतना बड़ा एरिया को। ये संगम किधर हो रहा है नदी का ये तो नहीं दिखा रहा है इसमें। यहाँ से ट्रेन आती है, ट्रेन जो पूरे देश में जाती है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी, वहां पर काली माटी है, काली माटी स्टेशन से मात्र काली माटी स्टेशन का नाम है, काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। कितना? मात्र 32 किलोमीटर। आज 32 किलोमीटर के पूरे एरिया में कंपनी ही है। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला और मैग्नीज में निक्षेपों के साथ साथ कलकत्ता के निकट भी है, जहां विशाल बाजार उपलब्ध है, जहां से देश भर में सब चीज सप्लाई होता है। टिस्को को झाड़ियां कोयला क्षेत्र से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, लोहा का सामान, कच्ची माल, चूना पत्थर और डोलोमाइट और मैग्नीज में प्राप्त होते हैं। कहां से? छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है, और खरगई और स्वर्ण रेखा जो नदी है उससे पानी की प्राप्ति हो जाती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है, मतलब सरकारी मददों के हिसाब से वहां पर पूंजी उपलब्ध है, पूरा कोई सोचने वाली बात नहीं है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य प्रौद्योगिकी तंत्र स्थापित किए गए, जिसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनों, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? जमशेदपुर टिस्को के बगल में ही, मतलब जमशेदपुर एरिया में ही। अब चारों तरफ मशीनरीज तो लग रही थी, नए नए मशीन भी लग रहे थे। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुए, और लोहा और इस्पात के उद्योग जब चालू हुआ, उनके विकास की वजह से ही बाकी उद्योगों में विकास हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योगों पर निर्भर थे, और बाकी जितने भी कंपनी थे वो लोहा और स्टील के कारखानों पर ही निर्भर रहते थे। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु, मतलब भारत में जितने भी लोहा इस्पात जितने भी उद्योग थे जहां पे सबसे ज्यादा इस्पात निकले, जैसे में साथ साथ थे इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इनमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल थे। इसके वजह से विकास बहुत तेजी से चला। अब देखते हैं पटस वर्ग। अब पटस वर्ग क्या है? पटस वर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पटस वर्ग के इस्पात उद्योगों को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पटस मार्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा के लोहे की खानों से प्राप्त होता है। वहां पे मिनेसोटा है, वहां से उनको कच्चे माल प्राप्त होते हैं, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। 1500, ज्यादा नहीं। 1500 समझते हो कहां से कहां तक?
15 से झारखंड से लेके दिल्ली तक। इन खानों और पटस वर्ग के बीच नौ परिवहन नया चीज को बनाना, नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग, पानियों के नदियों के साथ साथ व्यापार यातायात को करना आता है। यह आयसक के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। अब देखो, इन खदानों के लिए होता क्या था, एक नहर बना दो, क्योंकि नहर का क्या, एक तरफ से पानी कर दो तो एक तरफ से तो इसी तरफ चलाएगा ठुकुरते, एक तरफ से प्रेशर लगा दो, सबसे सस्ता पड़ता था, इसलिए नहर का इस्तेमाल किया जाता था। पुराने जमाने में तो खेती बाड़ी के लिए किया जाता था, लेकिन ये नया परिवहन चला, नौ परिवहन, नावों से व्यापार करना। ग्रेट लैक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा आयसक रेलगाड़ी से लाया जाता था। ओहियो, मोनोगैला और एल्गनी नदी से प्राप्त जल, और ये नदी है वहां पे ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी, ये नदी से जल को प्राप्त हो जाता था, वहां से जल मिल जाएगा, पानी उन लोगों को मिल जाता था। आज पटसवर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। यह मिल पटसवर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पटसवर्ग के बीच ओहियो नदी के सहारे स्थित है। मतलब ये नदियों के किनारे, नदियों के सहारे ही ये स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग द्वारा बाजार में भेजा जाता है। अब देखो, वहां पर इस्पात जो है वो जमीन और पानी दोनों मार्गों से बाजार में भेज दिया जाता है। जैसे में पहले नाला बनता था व्यापार के लिए, डायरेक्ट बाजार में ही नाला जाएगा और वहां से बाजार चालू। पटसवर्ग क्षेत्र में इस्पात मिल के अतिरिक्त कई अन्य, मतलब उसके अलावा कई अन्य कारखाने हैं। ये रेलगाड़ी, रेल पटरियां, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, और कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसको किसको, वहां के इस्पात के प्रयोग को कच्चे माल में, और उसके वजह से फिर दूसरे फैक्ट्री में ले जाकर उसको, मतलब ठोस चीज बनाकर उसको मार्केट में बेचा जाता था। अब है सूती वस्त्र उद्योग, सूती के कपड़ों के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको ले चलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।